विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला विद्यालय कोटा कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार एमए फाइनल के विद्यार्थियों का जो 6th ए प्रश्न पत्र है कृषि भूगोल या एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नया टॉपिक प्रारंभ किया था जिसमें हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उसका प्रारंभ किया था। और उसमें हमने बात की थी कि मुख्य रूप से हम जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनको हम मुख्य रूप से कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 4 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला था प्राकृतिक कारक या भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स या संस्थागत कारक भी कह सकते हैं दूसरे रूप में, तीसरे थे आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर्स, और चौथा राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो हमने प्रारंभ किया था फिजिकल फैक्टर्स से, और हमने उसमें सबसे पहले बात की थी प्राकृतिक कारक के अंदर बात हुई थी कि 3 कारक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भौतिक कारक तो अनेक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, लेकिन चाहे कितना ही हमने विज्ञान में, जैसा मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी कहा था कि चाहे हमने कितना ही विज्ञान और तकनीकी में विकास कर लिया हो, लेकिन जो भौतिक कारक हैं वो कृषि को अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और उनमें हमने बात की थी कि 3 कारक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक उच्चावच की बात की थी, दूसरी जलवायु की बात की थी, और तीसरी मृदा की बात की थी। तो हमने उस समय जो उच्चावच जो महत्वपूर्ण फैक्टर, एक रिलीफ फैक्टर, उसको 2 और भागों में विभाजित किया था, एक उच्चता या एल्टीट्यूड और दूसरा प्रवणता या ढाल प्रवणता कहें हम इसको, स्लोप ग्रेडियंट कहें। इन दोनों का जहाँ तक हम उच्चावच की बात करते हैं भौतिक कारक में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी तरह से जो दूसरा भौतिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की कृषि को उच्चावच के साथ जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जलवायु भी ये निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र में कृषक द्वारा किस प्रकार की कृषि की जाए। ये जलवायु द्वारा मुख्य रूप से निर्धारित होता है। और भूमि विभव को जो प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, धरातल के बाद जलवायु, जैसा मैंने कहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान इस कारक का है। इसके द्वारा कृषि के विभिन्न प्रकार और स्वरूप निर्धारित होते हैं। ये हम निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के कृषि होगी और किस प्रकार का उसका स्वरूप होगा। और आज के वैज्ञानिक युग में भी जो है वो कृषि पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। इसलिए इसे जलवायु पर आश्रित पेशा भी कहा जाता है। अब जलवायु के जो विभिन्न तत्व हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से तापमान, वर्षा और आर्द्रता, पवन प्रवाह, इनको मुख्य रूप से हम सम्मिलित करते हैं, क्योंकि अन्य छोटे तत्व तो बहुत सारे हैं जलवायु के, लेकिन जो मुख्य जो तत्व हैं वो तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है और पवन का प्रवाह, ये मुख्य हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर ये अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कृषि कार्यों पर 50% से अधिक नियंत्रण जलवायु का होता है, ये कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें, जब जलवायु की बात कर रहे हैं तो तापमान की बात करें, या पहले हम सौर प्रकाश की बात करें, सनलाइट की, तो पौधों की वृद्धि, विकास और वितरण को प्रभावित करने में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूर्य पौधों के लिए ऊर्जा का कह सकते हैं हम प्रमुख स्रोत है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का अदृश्य भाग होता है, और इसी विकिरण ऊर्जा से पौधों को जो ऊष्मा मिलती है उससे उसकी वृद्धि होती है, ये हम कह सकते हैं। तो पौधों की वृद्धि में प्रकाश की किस्म, उसकी तीव्रता,
दीप्ति काल की अवधि का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है और ये प्रभाव हरे पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सौर प्रकाश की जो गुणवत्ता है वो बादलों और कोहरे द्वारा बदल जाती है और पृथ्वी पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनकी मात्रा ऋतु, वायुमंडल की स्थिति और अक्षांश तथा उच्चता, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड दोनों पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करती है और सामान्यतया 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अच्छी प्रकार संपन्न होती है, ऐसा माना जाता है। प्रकाश की तीव्रता प्रत्येक पौधे के लिए समान रूप से आवश्यक नहीं होती है, कहीं अधिक की आवश्यकता होती है, कहीं कम की आवश्यकता होती है। तो ये पौधे की जाति और स्वभाव और आनुवंशिक गुणों के अनुसार ये परिवर्तित होती है या बदलती रहती है। इसमें जलवायु के जो दूसरे तत्व की अगर हम बात करें, तापमान, टेम्परेचर, ये भी बीज के अंकुरण, पौधों के वर्धन तथा पकने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है कृषि कार्यों के लिए और कोई भी बीज या पौधा उपयुक्त तापमान के अभाव में विकसित नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कारक है। तापक्रम की दशाओं एवं भिन्नता के साथ फसलों में भी हमें अलग अलग स्थानों पर भिन्नता देखने को मिलती है। फसलों के तैयार होने के लिए अनुकूलतम जो तापमान है वो 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है और सामान्यतः पौधों की जो सहनशीलता अल्प मध्य से अल्प और उच्चतम से उच्च रहती है। जैसे शीतकालीन गेहूँ के लिए कम तापमान उपयुक्त होता है, लेकिन कभी कभी इसके पौधे हिमांक के आसपास का तापमान भी सहन कर सकते हैं और चावल के लिए जो है उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सब हमेशा ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन न्यून तापमान में इसका उचित विकास नहीं हो पाता है। तो ये हम इसके लिए कह सकते हैं। तो ऊष्मा का जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य, जिसके प्रकाश से उष्णता वातावरण को प्राप्त होती है। तापमान का जो वितरण है वो ऊंचाई, अक्षांश, ऋत्विक परिवर्तन और जलीय भागों से स्थलीय दूरी पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष पर्यंत ऊंचा तापमान रहता है तथा तापांतर बहुत कम होता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर तथा सागर तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता जाता है। सागर तट से दूर जाने पर भी तापांतर में अतिशयता मिलती है। इस प्रकार ताप को परिवर्तन का स्पष्ट प्रभाव फसलों के वितरण पर देख सकते हैं हम। और उष्ण कटिबंधीय भागों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें निरंतर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और बीजों के जमने और पौधों के बढ़ने का काल साल भर वर्ष पर्यंत रहता है, साल भर होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बागायती फसलें जैसे रबर की बात करें हम, चाय, गन्ना, कपास, केवा, जूट आदि की बात करें, केला की बात करें, इसी तरह से यहाँ पर चावल की कृषि भी अच्छी होती है। और मानसूनी जलवायु के प्रदेश में ग्रीष्मकाल की पर्याप्त जो आर्द्रता में उष्ण कटिबंधीय फसलें जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं और शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी यहाँ पर आसानी से उत्पन्न होती हैं। और भारत में ग्रीष्मकाल के वर्षा के सहयोग से चावल तथा शीतकाल में गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। तो फसलों के लिए शुष्क ग्रीष्मकाल हानिकारक होता है। इस काल में तापमान की अधिकता के कारण वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और मिट्टी में नमी के कारण पौधों की जलापूर्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए ये कृषि संबंधी कार्यों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण जलवायु का तत्व है या कारक हम कई भौतिक कारकों में सम्मिलित कर सकते हैं वो है आर्द्रता। सभी फसलों के लिए आर्द्रता आवश्यक है। इसके बिना फसलों का जो उत्पादन है या उसकी वृद्धि है वो संभव नहीं है। तो इसकी आपूर्ति किसके द्वारा होती है? वर्षा के जल के द्वारा अथवा सिंचाई द्वारा आर्द्रता की प्राप्ति की जाती है फसलों के उत्पन्न करने में। तो दो ही चीज़ें हैं। पौधे अपने आप आर्द्रता जो है वो जड़ों द्वारा मिट्टी से ग्रहण करते हैं और आर्द्रता एक आधारभूत कृषि उत्पादन के लिए या फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तापमान की भांति फसलों की आर्द्रता का भी एक
सर्वोत्तम स्तर होता है। अधिक आर्द्रता से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और वो सड़ने लगते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ जो फसलें हैं या जो कुछ पौधे हैं कृषि संबंधी, उनको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है या अधिक आर्द्रता की आवश्यकता। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको मध्यम आर्द्रता की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये फसल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी फसल है, वहाँ का तापमान किस तरह का है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, उसी के आधार पर आर्द्रता का भी कृषि के उत्पादन निर्भर करता है। तो मिट्टी में आर्द्रता मुख्य रूप से क्योंकि वर्षा से प्राप्त होती है, तो वर्षा की मात्रा, उसका वितरण, उसका प्रकार, उसकी परिवर्तितता क्या है, अवधि क्या है, उसके समय आदि शस्य प्रतिरूप को या शस्य के प्रकार को या शस्य के उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और भिन्न भिन्न फसलों को भिन्न भिन्न मात्रा में जैसा मैंने बताया आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, जूट, चाय, गन्ना, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों भाग में एक प्रकार से गेहूँ, मक्का, कपास, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, जौ, चना, अरहर आदि की फसलें मुख्य रूप से उत्पन्न की जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त अगर हम जलवायु के अन्य तत्वों की बात करें, कारकों की बात करें, तो उसमें एक और हम ले सकते हैं बाढ़ और सूखा। बाढ़ और सूखा क्रम से जो है वो अतिवृष्टि और अनावृष्टि के प्रतिफल होते हैं और कृषि के लिए ये दोनों ही हानिकारक हैं। अतिवृष्टि भी हानिकारक है। अतिवृष्टि का मतलब है बाढ़ आना और अनावृष्टि का मतलब है सूखा पड़ना। तो दोनों ही चीज़ें कृषि उत्पादन के लिए नुकसानदायी हैं। तो जब भी आवश्यकता से अधिक जल की प्राप्ति फसलों को होती है, तो वो बाढ़ की स्थिति, अतिवृष्टि की स्थिति होती है और उसके कारण फसलों को नुकसान होता है। और अगर जितनी उपलब्धता फसल को चाहिए जल की, अगर उससे कम मात्रा में प्राप्त होती है तो उसका भी नुकसान होता है। इसी तरह से एक और तत्व हम जलवायु का ले सकते हैं पाला। पाला उच्च अक्षांशों और ऊंचाइयों पर कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उच्च अक्षांशों में तो ये लगातार होता है, तो वहाँ पर उसी प्रकार की फसलें होती हैं। लेकिन हमारे देश में भी हम देखते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा होती है, तब जब फसलें अपने बढ़ने की ओर होती हैं या उनके जो विकास होता है, और उस समय अगर बहुत सर्दी पड़ती है तो कई बार कहा जाता है कि आज पाला बढ़ गया, तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फसलों के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है जलवायु के एक तत्व के रूप में हम बात करें तो। इसी तरह से वायु की हम बात करें, वायु भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वायु का फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव एक तरह से कह सकते हैं हम अप्रत्यक्ष होता है। नमी एवं तापमान दोनों का ही परिवहन वायु के द्वारा होता है, जिससे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वो फसल को जल की आवश्यकता महसूस होती है और शीतल वायु जो है वो शीतलता को और तेज़ कर सकती है और गर्म वायु जो है वो शीतलता को रोक सकती है। तो हवा के द्वारा ही पौधों के बीजों तथा परागों का प्रसरण होता है। तेज़ हवा से फसलों एवं फलों को क्षति पहुँचती है और ये ध्यान रखा जाता है कि इससे फसलों का नुकसान ना हो। तो सभी पौधों, सभी फसलों के अंकुरण, विकास, फूलने और फलने के लिए ताप, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन तत्वों का वितरण सब जगह समान नहीं मिलता, इसलिए फसलों का उत्पादन सबसे अधिक इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है, जो जलवायु के एक तरह से मुख्य तत्व हैं। कुछ ही फसलें होती हैं जो जलवायु की कई दशाओं में विकसित होने की क्षमता रखती हैं। अधिकांश फसलें जो हैं वो किसी खास जलवायु में ही उत्पन्न होती हैं और कुछ फसलें जो हैं वो निम्न तापमान के लिए संवेदनशील होती हैं, जैसे केला, रबर आदि। जबकि इसके विपरीत कुछ जो फसलें हैं वो उच्च तापमान के लिए, जैसे गेहूँ और ओट जो है, इनके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो जलवायु की अनुकूलता का उन क्षेत्रों में और भी अधिक महत्व है जहाँ व्यावसायिक कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ उत्पादन वे को ध्यान में रखा जाता है। कृत्रिम साधनों से संपन्न कांच घरों में फल, अंगूर और फूल का उत्पादन आदि किया जा सकता है। तो ये जो तत्व हैं जलवायु के, ये अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।